हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसे सॉल्व करने के तरीके क्या हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, बस हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। एक पूरा एनालिसिस, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बच्चों जनरल फॉर्म जो होती है किसी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो इस तरह की होगी। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव प्लस an-1, उससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x³ d3y/dx³ प्लस 2 d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस यहाँ पे मैं एक चीज़ y लिखना भूल गया, प्लस y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। सपोज मैंने ये लिखा, तो ये एक थर्ड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर होती है जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते, जैसे इस तरह का प्रोडक्ट नहीं है कि dy/dx के साथ हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं है तो उसे बोलते हैं लीनियर। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं बच्चों। पहली चीज़ जो है वो है ये कोफिशिएंट्स। ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट पे सारा खेल डिपेंड करता है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का। तो अगर ये कोफिशिएंट, पहली जो नोट करने वाली बात है, ये जो ai's है, ai's और n कहाँ है, मतलब i की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो 0 1 2। तो ये 0 1 2 से लेके n तक के लिए ये जो ai's हैं आर फंक्शन ऑफ x। अगर ये x के कोई फंक्शन है, आर फंक्शन ऑफ x, तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तब हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर या nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद वेरिएबल कोफिशिएंट। उस केस में ये क्या कहलाएगी, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। वेरिएबल कोफिशिएंट मतलब इसके कोफिशिएंट जो हो जाएंगे वो वेरी करने लगेंगे विद x। और अगर ये ai's जो हैं, ai's आर कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है मतलब नंबर है, अगर ये सिंपली नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है एंड सो ऑन, कोई कांस्टेंट है, तब ये कही जाएगी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़, अगर ai जो है मतलब अगर इसमें से एक भी x का फंक्शन आ जाए, सपोज यहाँ पर ये x² + 1 आ जाए, एक भी अगर x का फंक्शन हुआ तो ये इक्वेशन कहलाई जाएगी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और अगर ये सारे ai कांस्टेंट हैं तो ये इक्वेशन कहलाएगी विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो दो चीज़ हो गई। हमें जो स्टडी करनी है अभी वो हमें कांस्टेंट कोफिशिएंट करनी है। दूसरी चीज़ जो है इसमें, पहली तो कोफिशिएंट हो गए, दूसरी जो चीज़ है वो डिपेंड करती है gx पे। तो अगर ये gx जो है राइट साइड का जो फंक्शन है ये 0 हुआ तो ये इक्वेशन 1 कहलाती है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब अगर राइट हैंड साइड अगर हमारी 0 आ गई देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस। और अगर ये नॉन 0 आ गई तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाती है, ये नॉन होमोजीनियस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस हैं, दो केस इसमें हैं और दो केस इन कोफिशिएंट्स में। पहला, अगर कोफिशिएंट्स आर फंक्शन ऑफ x, कोई एक भी, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। इफ दिस कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट देन दिस इक्वेशन इज नोन एज nth order linear differential equation with constant coefficient. Further, if this gx is equal to 0 then this equation is known as homogeneous equation, otherwise this equation is known as non homogeneous equation. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो केस इसके लिए, दो केस इसके लिए। अब क्योंकि एक nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारा काम क्या है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब हमें y बताना है y क्या है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके कुछ मेथड है, अब मैं आपके सामने वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखते हैं बच्चों कैसे इसको करना है। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक पार्ट है होमोजीनियस पार्ट और दूसरा पार्ट है नॉन होमोजीनियस पार्ट। तो होमोजीनियस पार्ट और नॉन होमोजीनियस पार्ट दो पार्ट है। तो होमोजीनियस पार्ट के लिए हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं। अगर ये जो हमारा d/dx है इसको मैं सपोज d लिख लेता हूँ और d2/dx² को d² लिख लेते हैं, ऑपरेटर है डेरिवेटिव,
और dn/xn को इसी तरह हम लिख लेते हैं d⁻n। तो ये जो इक्वेशन है ये ऐसे लिखी जा सकती है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा an d⁻n प्लस an-1 d⁻n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 टाइम d प्लस a0, और ये जो y है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ y। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो nth डेरिवेटिव मिलेगा इसका n-1 एंड सो ऑन, और इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। राइट हैंड साइड अभी मैं होमोजीनियस मान के चल रहा हूँ, जब नॉन होमोजीनियस होगी तब क्या करना है वो बात की बात है। और इस पूरी टर्म को हम बोल देते हैं फंक्शन ऑफ डी, क्योंकि ये डी पे है तो इसको हमने बोल दिया फंक्शन ऑफ डी। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो आप देख सकते हो जो एफ डी है वो ये है, एफ डी जो है ये है। अभी चलो यहाँ पे जी एक्स ही लिख देते हैं, तो ये जी एक्स हो जाएगा इस साइड भी क्या हो जाएगा जी एक्स। अब हमारे पास दो केस होते हैं, वैन जी एक्स इक्वल टू 0 और वैन जी एक्स नॉन इक्वल टू 0। तो जब जी एक्स इक्वल टू 0 है और जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब जी एक्स इक्वल टू 0 है तो उस केस में इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फॉर नॉन जीरो केस के लिए जो सॉल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूशन आएगा, उस वाले केस में जब हम अलग से कुछ निकालेंगे तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। जो नेट सॉल्यूशन बनेगा हमारा, इसको हम वाई सी बोलेंगे और इसको हम वाई पी बोलेंगे। तो जो हमारा नेट सॉल्यूशन बनेगा वाई, वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इनको दोनों को निकालने के तरीके अब हम वो देखेंगे कि कैसे हमें ये निकालना है। तो एक चीज़ हमें समझ लेनी है, एक बार हम इसको 0 लेके सॉल्व करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा उसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, और नॉन जीरो के लिए जो हमें एक सॉल्यूशन निकालेंगे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, और जो नेट सॉल्यूशन बनेगा वो बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कैसे इसे सॉल्व करना है, उसका तरीका क्या है, तो पहले इस वाले केस के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, हमें इक्वेशन ध्यान रखनी है, ये हमारा एफ डी है। तो हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सी एफ या सी एस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये कैसे निकालना है, तो स्टेप 1 जो है फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग डी बाय एम इन एफ डी। इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है एफ डी, इसको हमें क्या करना है, डी की जगह एम रख के इक्वल टू 0 रख देना है। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। नाउ फाइंड रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके रूट निकालेंगे। ये एक इक्वेशन बन जाएगी एम में, उसके रूट निकालेंगे। अभी मैं एग्जांपल से सब क्लियर कर दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे दो काम हो गए, ठीक है। अब रूट पे सारा खेल है कि रूट किस तरीके के आते हैं, इस रूट पे सारा खेल होने वाला है कि रूट कैसे आते हैं। तो केस 1, पहला केस है कि हमारे जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब सारे रूट जो हैं वो रियल हैं और अलग अलग हैं। तो क्योंकि ये n ऑर्डर की इक्वेशन है तो n में जाएगी इक्वेशन, तो n रूट मिलेंगे। तो सपोज हमें रूट मिला m1, m2, m3 और mn, ये हमें n रूट मिले और ये सारे के सारे अलग अलग हैं और रियल हैं। तो तब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, yc, ये तब हमारा बनेगा c1 e1 की पावर m1x प्लस c2 e2 e की पावर m2x प्लस डॉट 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 प्लस cn e की पावर mnx। ये इस केस में हमारा सॉल्यूशन बनेगा, जहाँ पर ये जो c1 c2 और cn है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहला केस, सपोज हमारी इक्वेशन मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमारी इक्वेशन होती है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सपोज हमारी इक्वेशन होती। तो ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम क्या उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ऑर्डर वाले को m स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर वाले को m, और जहाँ पे नंबर है वो नंबर इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसके अगर हम फैक्टराइज करके रूट फाइंड करेंगे तो m-2
m-3 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट आएंगे बच्चों, आप देख सकते हो 2,3। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए, तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, c1 e की पावर पहला रूट टाइम x प्लस c2 दूसरा रूट टाइम x। सपोज थर्ड ऑर्डर की होती है, एक और वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -2 आ जाती, तो तीसरा जो बन जाता है इसमें बन जाता है c3 e की पावर -2x। तो पहला केस ये है कि रूट अगर हमारे रियल और डिस्टिंक्ट आए तो सॉल्यूशन जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री वो ये होगा। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है। दूसरा केस है कि कुछ रूट हमारे रिपीट हो गए। केस इसी में है, केस 2 रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट्स। मान लिया बच्चों हमारे पास ये जो n रूट थे m1 m2 m3 और यहाँ पर कहीं पे mk प्लस 1 और ऐसे करते करते ये n रूट हैं, और ये रूट रिपीट हो गए। मान लो ये रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये सारी वैल्यू सेम आ गई। ये जो k रूट है ये बार बार m इनकी वैल्यू m आ गई और उसके बाद ये अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ रूट हमारे रिपीट कर जाए, तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे लिखना है, आपको लिखना है c1 प्लस c2x प्लस c3x² प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक रिपीट करें, k तक। तो जहाँ तक रिपीट करें वहाँ तक, तो c के x की पावर, एक पावर कम है, यहाँ पे 2 है तो 1, यहाँ पे 3 है तो 2, यहाँ पे k-1 ऐसे e की पावर mx। तो जो जितने रिपीट करें इसके लिए, जैसे मान लो मेरी वैल्यू m की 1,1,1,2,3 आती, तो 3 रूट रिपीट कर गए, तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा c1 प्लस c2x प्लस c3x²। 1 डिग्री कम तक जाना है, फिर e की पावर 1x। तो इन 3 के लिए ये सॉल्यूशन बनेगा। बाकी जो रिपीट नहीं कर रहे उसके लिए c4 e की पावर 2x प्लस c5 e की पावर 3x। बाकी के लिए ये बनेगा। तो अगर रूट रिपीट कर जाते हैं तो ये वाला नेचर हमारा रहेगा, और बाकी के लिए तो आगे वो रहेगा। तो 2 केस हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सारे रूट अलग हैं। दूसरा केस है कि रूट अगर रिपीट कर जाएं। तीसरा केस क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स रूट है। तीसरा रूट है हमारा कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट में केस 3 में है हमारा कि हमारे रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा बच्चों पेयर में आते हैं, तो अगर एक रूट ये आएगा तो डेफिनेटली दूसरा ये आएगा। ठीक है, अगर एक ये आया तो दूसरा ये आएगा। तो अभी मैं 2 का बता रहा हूँ, अगर ये 2 रूट आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स e की पावर अल्फा एक्स। इसमें ये जो कांस्टेंट है c1 c2, इसमें ये इमेजनरी होता है, ये रियल होता है, ये बात की बात है। फिलहाल आपको सॉल्यूशन याद रखना है। इसमें भी फिर वही है कि अगर रिपीट कर गए तब क्या होगा। तो अगर रिपीट कर गए, मान लो 2 रूट ऐसे रिपीट कर गए, तो ये 2 बार रिपीट होगा, तो फिर ये बच्चों ऐसे चलेगा, c1 प्लस c2 x cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 x साइन बीटा एक्स और e की पावर अल्फा एक्स। तो रिपीट वाले केस में ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस हैं, रियल रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अगर रियल रिपीट करके तब कैसे लिखना है, इमेजनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट अगर उसमें रिपीटेशन होगा तब कैसे लिखना है। एक केस होता है जिसमें हमें मिले जुले रूट मिलते हैं दोनों। मान लो किसी इक्वेशन का रूट आया 2 3 2 प्लस 3 आयोटा, अगर बच्चों एक रूट आया तो फिर ये भी आया होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, मतलब हमारे 4 रूट आए तो सॉल्यूशन लिखना है c1, इसके लिए लिखोगे e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x, ये रियल के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स रूट हो गया तो c3 cos बीटा एक्स, बीटा यानी कि 3x प्लस c4 साइन बीटा एक्स यानी कि 3x और e की पावर अल्फा एक्स। तो ये मिले जुले रूट में ये। तो ये सारा हमारा जो था, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कैसे फाइंड करना है। तो इस पर अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जिससे हमें और इसे अच्छे से हम समझ पाएँ। तो पहला है हमारा नंबर 1, d5y अपॉन dx5y माइनस d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 0। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी जगह m5 आ जाएगा
और इसकी जगह m क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 0। m क्यूब दोनों से कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 1, और ध्यान रखना है इसको उधर नहीं लेके जाना है, हमें सारी वैल्यू निकालनी है। तो इससे 3 बार 0 आएगा, तो m इक्वल टू 0, 0, 0, इससे -1 और +1 मिलेंगे इससे। तो 5 रूट मिलने थे इसके, ध्यान रखना जितने ऑर्डर की होगी हमें उतने रूट मिलेंगे। तो यहाँ से 5 रूट मिलने थे, 5 रूट मिल गए। ये 3 रिपीट कर रहे, ये दोनों अलग हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा C1, क्योंकि 3 रिपीट कर रहे हैं तो C2x प्लस C3x स्क्वायर और e की पावर 0x, e की पावर 0x तो 1 ही होता है, प्लस C4 e की पावर -1x प्लस C5 e की पावर 1x। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैं सारी प्रॉब्लम एक साथ लिख ही देता हूँ पहले। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला वाला हम देखते हैं, पहले वाला हमें कैसे करना है। तो जब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो मैं सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसकी जगह m क्यूब आ जाएगा माइनस उसकी जगह आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। तो अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम इसे फैक्टराइज कर लें या फिर हम हिट एंड ट्रायल से इसके रूट देख लें। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसको अगर हम पहले मेथड से करें तो हमें ये देखना होता है कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा। तो इसके जो फैक्टर होते हैं जैसे 1, 2 और 4 और 8, इसके प्लस माइनस के साथ -1 भी लिखना है, -2 भी लिखना है, -4 भी और ये -8, ये आपके लिए मेरे ख्याल से ईजी होगा। इसमें से किसी एक पे ये 0 आ जाएगा और जिस पे 0 आएगा फिर उससे डिवाइड करके हम मतलब कम ऑर्डर में लेके आके उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको सिंपली फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर m स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो m स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा m-2, इन दोनों से -4m कॉमन ले लिया। अगर आप स्प्लिट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 कॉमन ले लिया तो ये m-2 बचा इक्वल टू 0। तो ये m-2 दोनों से कॉमन आ गया, तो m-2 और ये बन जाएगा m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू m-2। अगर इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 रूट मिले, कौन कौन से, एक ये मिला 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से -2। तो ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा, C1 प्लस C2x। जितने रूट रिपीट कर रहे हैं वहाँ तक जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और e की पावर 2x प्लस फिर इसके लिए C3 e की पावर -2x। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। सेकंड वाला देखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0। तो यहाँ तो सीधा हम d की जगह अगर m रख दें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये क्या है, ये तो m-3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें 2 रूट मिलेंगे, जितनी पावर है जितना ऑर्डर है उतने रूट लिखने हैं आपको, 3, रिपीटेड रूट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन C1 प्लस C2, क्योंकि 2 बार रिपीट करा है, x e की पावर 3x। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट वाला, ये थर्ड वाला देखते हैं। तो इसकी जगह अगर हम m रख दें तो ये हो जाएगा m4 प्लस n4 इक्वल टू 0। n इज़ एनी नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको लिखेंगे m4 प्लस n4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर जोड़ा माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा। तो ये जो टर्म है ये बन गई हमारी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, जब इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसको लिख देंगे √2mn का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस b इंटू a माइनस b। ध्यान रखना हमें m के लिए सॉल्व करना है, तो m के लिए सॉल्व करना है एक ये। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, m इक्वल टू -b जो है बच्चों ये है, ये क्योंकि m में चल रही है क्वाड्रेटिक, m स्क्वायर प्लस √2n टाइम m, n को पहले लिख देते हैं और m को बाद में। तो m में क्वाड्रेटिक चल रही है तो ये b कोफिशिएंट है। तो -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 2n स्क्वायर माइनस
4ac, a की जगह 1 और c की जगह ये, तो 4n² डिवाइडेड बाय 2a। और जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वही -b, तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस √b² माइनस यही 4n² डिवाइडेड बाय 2। तो m इक्वल टू -√2n प्लस माइनस ये बचेगा बच्चों माइनस का 2n² विच इज़ इक्वल टू n तो बाहर आ जाएगा, तो √2n और माइनस होने की वजह से यहाँ पे आयोटा भी आएगा और डिवाइड में 2, और यहाँ भी ऐसे ही रहेगा √2n प्लस माइनस आयोटा √2n डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 2 कॉमन ले लें, मतलब अलग अलग कर दें इसे, तो m इक्वल टू क्या आएगा, -n/√2, अगर यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस आयटा n/√2, और यहाँ से क्या आएगा n/√2 प्लस माइनस आयटा n/√2। तो हमारे पास 4 रूट आए, -n/√2 प्लस n/√2 आयटा और एक माइनस के साथ यहाँ से, तो 4 रूट आए। ये अल्फा ये बीटा, ध्यान रखना ये अल्फा ये बीटा, और ये सेम नहीं है, ये अलग है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो ये अलग रूट हैं। तो जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तब हमारा सॉल्यूशन क्या था, याद करो, तब हमारा सॉल्यूशन था कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन c1 cos βx, बीटा अगर हम यहाँ देखें तो n/√2 x प्लस c1 sin βx इंटू e की पावर अल्फा एक्स माइनस n/√2 x। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, c3 cos βx, फिर से वही n/√2 x प्लस c4 sin n/√2 x और e की पावर प्लस n/√2 x। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो हमारी बेस थी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे, CF पे। अब हम देखेंगे कि हमें PI कैसे फाइंड करना है। तो PI कैसे निकालना है बच्चों, तो PI का हमारे पास जो एक ही फॉर्मूला है, YP इक्वल टू 1/FD/GX। हमारी इक्वेशन ये होती है FD/Y इक्वल टू GX। तो अगर मुझे PI निकालना है तो PI का फॉर्मूला जो है वो है 1/FD/GX। ठीक है, ये FD जो है ऑपरेटर होता है, तो इस ऑपरेटर को हमें कैसे ऑपरेट करना है उस थ्योरी में तो नहीं जा रहे, हम स्पेशल केस लेंगे, कुछ केसेस लेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें PI कैसे निकालना है। तो ये जो GX है, अगर ये कुछ स्पेशल केसेस में है, स्पेशल फीचर हैं इसके, तो हम PI निकाल सकते हैं। तो पहला केस है कि जो हमारा GX है वो e की पावर अल्फा x है, तो उस केस में जो PI हो जाएगा YP 1/f अल्फा e की पावर अल्फा x हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सपोज हमारा जो इक्वेशन है ऐसे होती d-2, या मैं लिख देता हूँ d² - 5d प्लस 6y इक्वल टू e की पावर 3x होती, या e की पावर 4x होती। तो ये जो है ये हमारा e की पावर अल्फा x टाइप का है, यहाँ पर अल्फा कितना है 4, इस नेचर का है, अल्फा से कंपेयर करेंगे तो अल्फा 4 आएगा। अब हमारा FD जो है वो ये है, FD कितना है d² - 5d प्लस 6, ये हमारा FD होता है। अगर मैं इस पर 4 रखूँ तो 4 रखने पे मतलब F4 की जो वैल्यू आएगी मेरी, जो F अल्फा आएगा वो देखना है मुझे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे d की वैल्यू 4 रखूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 - 20 प्लस 6 ये 2 आएगा, तो ये 0 नहीं आया। तो इस केस में जो मेरा YP बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, वो बनेगा F1/F4 e की पावर 4x, यानी कि 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आई है, e की पावर 4x। तो सिंपल सा केस है, अगर हमारा ये फंक्शन इस नेचर का है, e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, तो PI क्या होगा 1/f अल्फा। इस FD में आपको d की जगह अल्फा रख देना है, अनलेस ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाता है तो फिर क्या करना है, अगर ये 0 आ जाता है और इसका डेरिवेटिव कैसे मैं बताता हूँ। सपोज करो यही क्वेश्चन होता मेरा यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 होता, तो अल्फा सपोज यहाँ पे 2 हो जाता, तो इस केस में F2 कितना आता, F2 आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 - 5 2 10 प्लस 6, ये 0 आ गया। तो इस केस में 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, F' करना है, तो ये हो जाएगा 2d - 5। अब आपको यहाँ पे 2 रख के देखना है
क्या 2 रखने पे ये 0 तो नहीं आ रहा? नहीं, इस बार ये -1 आ रहा। तो अगर ये 0 नहीं आता तो इस केस में जो पी आई हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला है x टाइम e की पावर अल्फा x यानी कि e की पावर 2x डिवाइडेड बाय f डैश अल्फा। तो उस केस में हमारा वाई पी हो जाएगा x टाइम 1/f डैश अल्फा e की पावर अल्फा x। सपोज ये भी अगर हमारा 0 आ जाए, है ना, ये भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में फिर इसका डेरिवेटिव करते हुए जाना है। मान लो ये भी 0 आ जाता तो मैं इसका भी डेरिवेटिव करता जो कि आ जाता 2। तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा क्योंकि ये पावर होगी कहीं ना कहीं एंड उस हायर पावर पे जाके ये 0 नहीं आएगा। तो अगर इस तरीके से चलता जाता है, सपोज सेकंड डेरिवेटिव 0 नहीं होता, पहला एफ अल्फा पे वैल्यू 0 आ गई, डेरिवेटिव पे भी 0 आ गई, तो फिर क्या करें, तो सेकंड डेरिवेटिव पे 0 नहीं आ रही तो फॉर्मूला है x² फैक्टोरियल 1 सेकंड डेरिवेटिव इसका, उस पर अल्फा रखना है e की पावर अल्फा x एंड सो ऑन। तो अगर nth डेरिवेटिव हमारा 0 नहीं आता और उससे पहले के डेरिवेटिव 0 आ जाते हैं, ध्यान दो nth डेरिवेटिव 0 नहीं आता तो x की पावर n फैक्टोरियल 1 इसका यूज़ करना है जो नॉन जीरो आ रहा है e की पावर अल्फा x। तो e की पावर अल्फा x में तो हमारा ये सिंपल सा रूल है। तो मैं इस पर कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ e की पावर अल्फा x वाले पे, ताकि हमें थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। d-2 का होल स्क्वायर y टाइम e की पावर 2x। तो यहाँ पर CF कैसे निकलेगा, सिंपल है भाई, अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये m की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 2,2। तो मैं एक बार YC लिख देता हूँ, तो YC बनेगा C1 e की पावर 2x, नहीं क्योंकि रिपीटेड रूट है तो C1 प्लस C2x e की पावर 2x। तो ये तो बना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। पी निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो पी हम कैसे निकालेंगे, 1/FD, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, और ये gx, तो gx जो है हमारा e की पावर अल्फा x वाला केस है। तो पहले मैं fd की वैल्यू रख दूं जो कि है d-2 का स्क्वायर और e की पावर 2x। अब आप देख सकते हो अगर आप यहाँ 2 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 होने पे क्या करना है, मैं लिखूंगा x टाइम 1 इसका डेरिवेटिव कर दिया तो 2 टाइम d-2 e की पावर 2x। लेकिन यहाँ फिर से 0 हो रहा है, एक और बार 0 हो रहा है, तो एक और बार 0 मतलब 2 बार 0 हो रहा है और तीसरी बार पे तो हमें वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो 2 बार 0 है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा केस है, f2 भी हमारा 0 आ जाएगा, f-2 भी 0 आ जाएगा, लेकिन f"2 जो है वो 0 नहीं आएगा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पे 0 नहीं आ रहा है। तो इसका पी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x² फैक्टोरियल 1/f"2 e की पावर 2x, तो विच इज इक्वल टू x² फैक्टोरियल यानी कि 2, डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी 2 पे, 2 ही आएगी, तो इंटू 1/2 e की पावर 2x, तो विच इज इक्वल टू x²/4 e की पावर 2x। तो इस तरीके से हम इसमें पी निकाल सकते हैं अगर हमारा e की पावर अल्फा x वाला केस है। इसके बाद कौन सा केस हो सकता है, इसके बाद हमारा हो सकता है gx इक्वल टू साइन अल्फा x और कॉस अल्फा x। तो इसमें बच्चों दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1/FD साइन अल्फा x या कॉस अल्फा x, दोनों में ही आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो, एक फॉर्मूला होता है e की पावर आइटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा है ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है इसका, और ये जो कॉस थीटा है ये रियल पार्ट कहलाता है इसका। तो क्या है हमारे पास, साइन है या कॉस है, तो हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/FD e की पावर आइटा अल्फा x, इसका इमेजनरी पार्ट है। फिर आप वही करो, इसकी जगह आइटा अल्फा रख दो, और आइटा अल्फा रखने के बाद वो जो हमने पिछले वाले केस में करा था वैसे ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसमें आपको क्या करना है, d² वाली जो टर्म होगी, इस FD में d² वाली जो टर्म होगी, तो d² को आपको रिप्लेस कर देना है -अल्फा स्क्वायर से। तो मैं इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस वाले केस में क्या करना है, साइन अल्फा या कॉस अल्फा वाले केस में क्या करना है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है d² + 4y इक्वल टू साइन 3x। तो
तो इस केस में आपको क्या करना है, मैं सीधा पी आई नहीं बता रहा हूँ, सी एफ यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, सी एफ कैसे निकालना है। तो पी आई का जो फॉर्मूला है यानी कि वाई पी जो निकलेगा वो निकलेगा 1/f(d) sin 3x। अगर हम साइन अल्फा एक्स से कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल टू 3 है, तो अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका नेगेटिव ध्यान रखना, हमें नेगेटिव रखना होता है। अब ये हो गया 1/d² + 4 sin 3x। तो आपको क्या करना है, इस d² की जगह -9 रख देना है, तो 1/-9 + 4 sin 3x। तो ये इसका आंसर है -1/5 sin 3x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस केस में पी आई निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अब बच्चे बोले कि सर यहाँ पे तो d² है तो इसलिए रख दिया, अगर ये कुछ ऐसा हो जाता, मान लो d² + d + 4 ऐसा हो जाता, तब क्या करना है। तो तब देखो बच्चों क्या करना है, फॉर्मूला वही है 1/f(d) d² + d + 4 sin 3x। पहला काम आपको जो करना है इसमें, आपको d² की जगह मतलब क्या रखना है, माइनस का α² रखना है, माइनस का α², वो कितना है -9 के बराबर। तो पहले तो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ d² है, d² है वहाँ रख देना है -9, d वाले को ऐसे ही छोड़ देना है sin 3x। ठीक है, तो ये कितना बन गया 1/d - 5 बन जाएगा, ये -5 और sin 3x। अब d² होता तो हम रख देते, तो हम क्या करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 1/d - 5 है, मैं d + 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ इसमें, और ये sin 3x पे ऑपरेट करेंगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर रहने दो, ऊपर जो भी है इसको, इस वाले टर्म को ऐसे लिखो, नीचे कितना हो गया d² - 25 और sin 3x। अब मैं यहाँ पे -9 रख सकता हूँ, तो जब मैं यहाँ -9 रखूँगा इसकी जगह पे, तो ये माइनस का 34 हो जाएगा। तो इस माइनस के 34 को हम बाहर निकाल देंगे, माइनस का 1/34 बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास बचा d + 5 को ऑपरेट करना है हमारे को sin 3x पे। तो इसका क्या मतलब होता है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव करना। तो जब ऑपरेट करेंगे इस पे, तो d मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का को हो जाएगा cos 3x × 3 और 5 टाइम। तो ये इसका पी आई आ जाएगा इस केस में, ये इसका पी आई आ गया। तो साइन और कॉस वाले केस में, कॉस होता तब भी ऐसे ही करना है, तो साइन और कॉस वाले केस में हमें d² को, अगर d4 होगा तो d4 को लिख देंगे d² का स्क्वायर, और इसकी जगह -α², इस तरीके से रखते चले जाते हैं। जैसे इसी में मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर हमारा d4 भी आ जाता, मान लो पूरी टर्म आ जाती d4 + 2d3 + d² - d + 1 ऐसा कुछ आ जाता, और इक्वल टू में आ जाता sin 3x। तो हमें क्या करना है, इसे लिखेंगे d² का स्क्वायर, 3 की जगह मैं 2 कर देता हूँ ताकि नंबर थोड़ा छोटा हो जाए। इसको लिख देंगे बच्चों 2d × d², ये तो d² है ही, -d + 1 और sin 2x। तो अल्फ़ा कितना हो गया हमारा 2, तो मुझे क्या करना है -α² यानी कि -4, α² और उसका नेगेटिव, तो d² की जगह -4 रखना है। तो इसकी जगह -4 रखूँगा और उसका भी स्क्वायर, d² की जगह -4 + 2d, और इसकी जगह -4, इसकी जगह -4, और ये वाली टर्म ऐसी छोड़ देनी है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया 12, 12 में एक 1 जुड़ गया 13, तो ये हो गया 1/13, ये हो गया -8d और -d, तो माइनस का 9d हो गया भैया। तो इस फॉर्म में हमेशा आ जाएगा। अगर ऑड टर्म है, ऑड पावर है d³ d5, तो d × d4 लिख देंगे और वहाँ वैल्यू रख देंगे, तो d वाली टर्म बचेंगी नीचे। और जब ये लास्ट में ऐसे बचेगी तो आपको क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है, नीचे फिर से वो स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर ऑपरेट कर देना है। तो साइन और कॉस के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है। बच्चों नेक्स्ट केस है हमारा, जो हमारा फंक्शन है gx, वो किस तरीके का हो, वो हो e⁴ αx इंटू सम फंक्शन, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, सपोज rx, इस नेचर का है सपोज, e⁴ αx इंटू सम फंक्शन, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तब हमारा फॉर्मूला जो पी आई का है, yp जो हमारा निकलेगा, फॉर्मूला तो यही है 1/fd
ई की पावर अल्फा एक्स इंटू आर एक्स हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन इस नेचर का है। इस वाले केस में क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है, ई की पावर अल्फा एक्स और 1/f डी को बच्चों कर देना है डी प्लस अल्फा से रिप्लेस, और यहाँ पे आर एक्स। तो अगला केस हमारा इस तरीके का है। ठीक है, एक और केस है जिसमें हमारा जी एक्स जो होगा वो एक्स की पावर एम टाइप का होगा, एक्स की पावर एम टाइप का। तो इसमें क्या करना है आपको, 1/f डी एक्स की पावर एम, और इसको ऊपर ले जाना है आपको, इस फॉर्म में लाना है ऐसे लिख के, और इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम इन पावर ऑफ डी, इन पावर ऑफ डी। तो ये दो केस पे भी मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये देखते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, तो ये इसी तरीके का है, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू आर एक्स टाइप का। यहाँ पे ए की पावर अल्फा 1 है और आर एक्स साइन एक्स है। तो सीधा मैं पी आई बता रहा हूँ, तो वाई पी कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना आसान है, 1/f डी इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो करना क्या है, इसको बाहर निकाल लेना है, एफ डी की वैल्यू भी रख देते हैं। तो एफ डी की वैल्यू है बच्चों डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इसको निकाल देना है बाहर, और इस d को रिप्लेस कर देना है d प्लस अल्फा, अल्फा की जगह 1 है तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम d प्लस 1 प्लस 1 इंटू साइन एक्स। इंटू नहीं होता, दरअसल ऑपरेट करना होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x। अब इसे हम खोल लेंगे, तो जब इसे खोलेंगे तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2d, ये हो जाएगा माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो बार बार इंटू बोल रहा हूँ मैं, ये कट गया, और 1 प्लस 1 2, और ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, e की पावर x 1/d स्क्वायर साइन एक्स। एक चीज़ ध्यान रखनी है, d का मतलब होता है डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, और 1/d का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल, मतलब इंटीग्रेशन। तो डी स्क्वायर का मतलब है साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 बार करना है। तो e की पावर x एक बार करेंगे, एक बार कर दें तो बन गया माइनस कॉस एक्स, तो एक बार कर दिया मतलब यहाँ d लिख दिया। एक और बार करेंगे तो बन जाएगा साइन एक्स, और यहाँ माइनस ही रहेगा, तो ये साइन एक्स। तो ये बच्चों इसका वाई पी आया, तो ये वाई पी आया। तो अगर हमारे पास e की पावर अल्फा एक्स इंटू आर एक्स वाला केस है तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अगर इसमें x की पावर m वाला केस आ जाए, तो मैं x की पावर m वाला केस भी यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ कि उसे कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 टाइम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है हमारे पास, इसको हमें करना है। तो ये x की पावर m वाला है, m का मतलब इसमें इंटीग्रल पावर है 1 2 3 4 ऐसी नेचुरल। तो इसमें क्या करना है पी आई के लिए, तो वाई पी हमारा जो बनेगा 1/f डी एक्स क्यूब। तो एफ डी की वैल्यू रखेंगे, तो उल्टा ऑर्डर में रखना है, यहाँ पे नंबर से करते हुए शुरू करना, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर और x की पावर क्यूब। जब भी x की पावर m हो इस तरीके से तो नंबर पहले रखना है। आपको हमेशा इस फॉर्म में लेके आ जाना है, 1 प्लस a की पावर में ले आनी है नीचे वाली टर्म, मतलब 1 प्लस बाकी सारी टर्म अलग उसकी पावर में ले आनी है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आ गई है, तो ये क्या करना है आपको, इसके बाद इसे ऊपर ले जाके ऐसे लिखना है, 1 प्लस ये पूरी टर्म को एक ब्रैकेट में इसको ऐसे ऐसे लिख दे, और इसकी पावर -1 हो गई, इसकी पावर -1। तो ऊपर ले जाके आपको हमेशा आप ऐसे पावर में लिख लोगे, 1 प्लस a की पावर कुछ भी -1 2 जो भी आएगी। अब यहाँ से आपको एक्सपेंशन लगाना है, तो इसका एक्सपेंशन जो होता है बाइनोमियल थ्योरम में ये होता है 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब एंड सो ऑन। और अगर यहाँ माइनस होता तो एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब एंड सो ऑन। तो यही एक्सपेंशन हम यहाँ लगाएंगे। कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, मतलब कांस्टेंट के बाद 0 हो जाए। तो 1 माइनस
2d प्लस डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस इसका होल स्क्वायर, ये 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ए का काम ये पूरा कर रहा है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस एंड सो ऑन। हमारा काम यहाँ तक है, 3 पावर तक पे ही हमें आंसर मिलेगा। तो ये हो गया 1 माइनस 2d माइनस डी स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो क्या आएगा प्लस 4d स्क्वायर प्लस d4 माइनस 2 टू जा 4d क्यूब, और प्लस इसके बाद तो थर्ड ऑर्डर की टर्म आएगी, क्यूबिक टर्म आएगी, क्या आएगा इसके बाद 2d प्लस डी स्क्वायर का क्यूब आएगा, यही आएगी इसके बाद माइनस में। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो a का क्यूब, इसका क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 8d क्यूब, और उसके बाद तो ज़्यादा 4 ऑर्डर की टर्म आने लगेगी, a का क्यूब इसकी तो 6 हो जाएगी, तो मैं क्यूब वाली टर्म लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, और प्लस हायर ऑर्डर टर्म, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन करने पे इसका आंसर 6 आ जाएगा, उसके बाद 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 1 माइनस डी वाली टर्म कहाँ है, डी वाली एक ही टर्म है, डी स्क्वायर वाली एक ये हो गई, 4 में से 1 गया तो बचा 3d स्क्वायर, डी क्यूब वाली बच्चे होगी 12d क्यूब, और d4 वाली टर्म तो हमें चाहिए नहीं, हायर ऑर्डर की टर्म हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए, अब जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्यूब, d का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार, तो 3x स्क्वायर इंटू 2 तो 6x स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो जब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x आ जाएगा, 6x इंटू 3 18x, डी क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन तो 6 आएगा, और 12 6 तुम्हारा हो गया 72, और d4 पे फिर 0 हो जाएगा, d5 पे 0, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो yp आ जाएगा। तो इसलिए जब हमारे पास x की पावर कुछ होगी, इंटीग्रल पावर पॉजिटिव इंटीग्रल 1 2 3 4, तो हम इसे एक्सपेंशन में लिखते हैं, इस एक्सपेंशन में, और इसकी हेल्प से हम इसे करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ मिले जुले क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों इस पर कुछ मिली जुली प्रॉब्लम करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है d4 प्लस 6d क्यूब प्लस 11d स्क्वायर प्लस 6dy इक्वल टू 20e की पावर माइनस 2x साइन 3x, साइन 3x नहीं था शायद, साइन x है क्वेश्चन में, तो ये साइन x है। अब देखो इसको कैसे करना है, मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, क्या है साइन x ही है। ठीक है, तो पहले हम इसके, मैं पूरा प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ कि अब हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर CF, तो हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, जिसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं ए लिख रहा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m की पावर 4 प्लस 11m क्यूब प्लस 11m स्क्वायर प्लस 6 है, यहाँ पे d नहीं है, d क्यूब d, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, वेट, नहीं ठीक है, तो 11m वो वाली टर्म 0 है, इक्वल टू 0। अब बच्चों में इसके रूट फाइंड करने हैं, तो रूट फाइंड करने के लिए देखो इसमें m कॉमन आ रहा, तो मैं m कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। तो अगर इस इक्वेशन में मैं m इक्वल टू -1 रखूँ, तो -1 रखने पे आप देख सकते हो -11 और -1, माइनस का 12 और ये प्लस का 12, तो -1 पे बच्चों ये 0 आ गई। तो m इक्वल टू -1 पे अगर 0 आ गई तो इसका मतलब है m+1 से ये डिवाइड हो जाएगी, m+1 इसका फैक्टर होगा। तो मैं से m+1 से डिवाइड करके, वैसे आप -2 पे भी चेक कर सकते हो, -3 पे भी। माइनस पे ही क्यों चेक करना है, क्योंकि सब प्लस हो रही तो माइनस पे ही हमें रूट मिलेगा। तो लेकिन मैं m+1 से डिवाइड कर लेता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, तो ये m क्यूब प्लस 1m स्क्वायर माइनस करा माइनस, तो ये बच जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6, तो फिर प्लस 5m से करेंगे तो 5m स्क्वायर प्लस 5m माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा 6m प्लस 6, फिर 6 से करेंगे, तो हमें इससे मतलब था। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m टाइम, एक फैक्टर हमारा आया m+1 मल्टीप्लाई ये, और इसको भी जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा m+2 और m+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें जो 4 रूट मिले, क्या मिले, एक यहाँ से मिलेगा 0, -1 -2 और -3। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो बना,
क्या बना, C1 e की पावर 0x और e की पावर 0 1 ही होता है, प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर -2x प्लस C4 e की पावर -3x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वाली फॉर्म बनी हुई है। तो फॉर पी आई यानी कि वाई पी के लिए तो फॉर्मूला तो वही है 1/FD। FD की वैल्यू क्या है, D4 प्लस 6D³ प्लस 11D² प्लस 6D और 20 e की पावर -2x sin x। तो ये बच्चों ये कौन सी फॉर्म है, e की पावर αx इंटू RX वाली फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इसका d कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने d कॉमन ले लिया और हमने भी इसके फैक्टर करे ही थे, तो फैक्टर क्या आया था, d+1 d+2 और d+3। इस फॉर्म में लिख लेते हैं 20 e की पावर -2x sin x। एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस 20 से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाहर निकाल देंगे, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ। नाउ e की पावर α x इंटू gx में क्या करना है, इसको आपको बाहर निकाल देना है। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो 20 e की पावर -2x और d की जगह क्या रख देते थे, d प्लस अल्फा। तो अल्फा कितना है यहाँ पे -2, तो d की जगह d-2 आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 1/, इसकी जगह d-2 हो गया, इसकी जगह जब d-2 करेंगे और +1 ऑलरेडी है तो d-1, इसकी जगह जब d-2 करेंगे तो ये d, इसकी जगह जब d-2 करेंगे तो d+1, ठीक है, इंटू साइन x। तो ये हो जाएगा 20 e की पावर -2x। अब ये साइन अल्फा वाली फॉर्म बन गई, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख सकते हो ये d² -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा d² -1, तो d-2 इंटू d और ये हो गया d² -1 साइन x। अब मैंने बताया था जब साइन अल्फा x वाली फॉर्म होगी तो d² को किससे रिप्लेस करना है, -α² से। तो अल्फा कितना है 1, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका माइनस हो जाएगा -1, मतलब d² की जगह आपको -1 रखना है, अनलेस वो 0 ना आए। तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा नहीं, तो अगर मैं d² की जगह -1 रख दूँ तो -2 हो जाएगा, तो -2 भी बाहर से यहाँ निकाल देते हैं। अब क्या बचा, इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो d² -2d, इसकी जगह भी -1 रख सकता हूँ, तो यहाँ भी मैंने -1 रख दिया साइन x। इन दोनों का माइनस कॉमन ले लूँ और यहाँ से माइनस हटेगा तो ये दोनों प्लस बन गए और ये भी कट गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई फॉर्म बच्चों, ये बन गया tan e की पावर -2x 1/2d+1 और sin x। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ताकि नीचे हमें d² मिल जाए। तो नीचे कितना हो जाएगा, tan e की पावर -2x 1/4d² -1, a प्लस बी a माइनस बी, तो 4d² -1 2d-1 और sin x। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से d² की जगह -1 रख देंगे तो -4 हो जाएगा, तो नीचे -5 हो गया, तो -5 इससे डिवाइड होगा तो -2 e की पावर -2x और 2d जब इस पे ऑपरेट करेंगे मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos x माइनस साइन x। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, ये वाई पी आया और ये वाई सी आया था। तो जब हम फाइनल आंसर देते हैं y इक्वल टू वो होता है वाई सी प्लस वाई पी, तो वाई सी की वैल्यू कितनी आई, c1 प्लस c2 e की पावर -x प्लस c3 e की पावर -2x प्लस c4 e की पावर -3x माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया 2 e की पावर -2x 2 cos x माइनस साइन x। तो ये इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल है। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें, थर्ड वाला, अच्छा सेकंड वाला ही बता देते हैं क्योंकि सेकंड वाले में 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो सेकंड वाला भी देख लेते हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैं सीधा पी आई बता रहा हूँ, तो पी आई का फॉर्मूला 1/FD, FD हमारा हो जाएगा d² -2d+1 और फंक्शन क्या है x e की पावर, तो मैं e की पावर x पहले लिखता हूँ और इस पूरे को बाद में। तो बच्चों ये हमारा पूरा Rx है, ये वाला पार्ट हमारा Rx हो गया।
तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो इसको बाहर निकाला। अब इस d की जगह क्या रख देना, d प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू 1 है, तो d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम d प्लस 1 प्लस 1 x साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर x। इसे अगर हम खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब d स्क्वायर प्लस 2d, वो इससे कट जाएगा, लिख देते हैं 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 x साइन x। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो बच्चों हमारा ये और ये पूरा ही कट गया, तो बस d स्क्वायर बचा, तो e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ना तो ये साइन वाली फॉर्म है ना ही x वाली फॉर्म है, तो या तो हम इसे 2 बार इंटीग्रेट करें बाय पार्ट से, इंटीग्रेशन करना है 2 बार करें बाय पार्ट से, और एक और तरीका है जिससे हम इसे आगे कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर x साइन x को लिख देंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e की पावर आइटा x। ठीक है, साइन x जो होता है इमेजनरी पार्ट होता है। ये जो इमेजनरी है इस पूरे के बाहर हम निकाल सकते हैं, ये थ्योरम होती है, फिलहाल तो मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। तो इमेजनरी पार्ट 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स ई की पावर आइटा एक्स, ये हमें करना है। तो आप देख सकते हो फिर से उसी फॉर्म में आ गया, ई की पावर अल्फा एक्स इंटू आर एक्स, वही फॉर्म आ गई। तो ई की पावर एक्स, ये इमेजनरी जरूर लिखना है क्योंकि जब आंसर आएगा हम उसका इमेजनरी पार्ट अलग करेंगे। तो इस ई की पावर आइटा एक्स को बाहर निकाल देते हैं, इस डी की जगह आ जाएगा डी प्लस आयोटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स। तो ये ई की पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स, इसको ऊपर ले जाके लिख देंगे आयोटा प्लस डी की पावर -2 और एक्स। तो ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी 0 ए की पावर एन प्लस एन सी 1 ए की पावर एन -1 बी की पावर एन सो ऑन। तो वही अगर हम यहाँ -2 वाला लिखें, क्योंकि ये फॉर्म हमारी इसमें आ गई और हमें 2 बार ऑपरेट करना है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x की पावर m वाली फॉर्म में e की पावर आइटा x। तो क्या आएगा, अच्छा इसमें से अगर मैं आइटा यहाँ इसे कॉमन ले लेता, देखो d प्लस आयोटा में से अगर मैं आयोटा कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस डी अपॉन आयोटा बचेगा, और क्योंकि ये स्क्वायर में होता तो स्क्वायर कॉमन आता है यहाँ पे ऐसे, तो मैं इसमें से आयोटा कॉमन ही निकाल देता हूँ। तो अगर मैं आयोटा कॉमन निकालता तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाता और ये हो जाता 1 प्लस डी अपॉन आयोटा, क्योंकि हम 1 प्लस की फॉर्म में लाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 बच्चों, तो ये सीधा मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। इस माइनस को मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा दिया मैंने। तो ये हमारा जो ऊपर बनेगा फॉर्म, फिर ये ऐसे बन जाएगा कुछ 1 प्लस डी अपॉन 2 की पावर डी अपॉन आयोटा की पावर -2 और एक्स। तो ये जाएगा e की पावर x इमेजनरी पार्ट, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे तो 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं बाइनोमियल, तो 1 माइनस एन एक्स, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं क्योंकि एक बार में इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो माइनस ई की पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ई की पावर आयोटा एक्स, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा x, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -2 अपॉन आयोटा। और 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा होता है, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 यानी कि माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो इस 1 अपॉन आयोटा की जगह अगर मैं माइनस आयोटा रखूँ तो ये माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब मेरे को इसका इमेजनरी पार्ट अलग करना है, तो हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स इमेजनरी, कैसे होगा इमेजनरी पार्ट, ये किसके बराबर है भाई, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस 2 आयोटा। तो इमेजनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा हमें मिलेगा इस मल्टीप्लाई के बाद। तो किस किस के साथ मिलेगा भाई, जब cos x को इससे करेंगे तो 2 आयोटा cos x, तो मतलब 2 cos x आएगा एक तो, और जब आयोटा साइन x को इससे करेंगे तो x साइन x आएगा। तो ये इसका PI हो गया, ये क्या हो गया इसका PI। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, मैं ये भी फटाफट बता देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक आ गया, तो इस ये है हमारा डी स्क्वायर -4 है, तो PI क्या आएगा इसका, YP इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 एक्स टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर x माइनस ई की पावर -x अपॉन 2। तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा, साइन हाइपरबोलिक x की जगह
ठीक है, तो नंबर है तो बाहर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2, अब इसे अलग अलग करके लिखना है। 1/d² माइनस 4, ये बन जाएगा x टाइम e की पावर x माइनस 1/d² माइनस 4 x टाइम e की पावर माइनस x। तो फिर से वही बन गया e की पावर अल्फा x इंटू आर एक्स। तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1/2 e की पावर x को बाहर निकाल दिया। इस d की जगह क्या रख देंगे, d+1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम x। इसको बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, d-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर x। अब इसे खोल के देख लेते क्या आएगा, 1/2 e की पावर x। जब इसे खोलेंगे वैसे खोलने की जरूरत नहीं, इसको सीधा 4 कॉमन ले लो, लेकिन यहाँ मैं पूरा ही कर देता हूँ। तो आएगा बच्चों d² + 1, तो d² + 1 + 2d माइनस 4 टाइम x e की पावर माइनस x। ये कितना आएगा, d² + 1 माइनस 2d माइनस 4 टाइम x। तो 1 - 4 -3, तो ये हो गया 1/2 e की पावर x डिवाइडेड बाय 1/-3। और इसको मैंने बोला था ऑर्डर में लिख लेना, तो ये 2d + d²। ठीक है, इसी तरह इसका देख लेते हैं, इसमें भी -3 बचेगा, तो 1/-3 प्लस माइनस का 2d और यहाँ पर d² और यहाँ पर x, यहाँ पे e की पावर -x है। इसमें से ये कांस्टेंट कॉमन ले लेना होता है, ये जो है, ताकि ये 1 बन जाए। तो 1/2 अगर मैं यहाँ से -3 कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा ax/-3, और ये कितना बन जाएगा 1, -3 कॉमन ले लिया तो 1, और इस पूरे के नीचे -3 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ताकि हम इसे एक्सपेंड कर सके। इससे भी -3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस e की पावर -x/3, इसको भी ऐसे लिख देंगे 1/-3 कॉमन ले लिया 1 प्लस -2d प्लस d² -3 कॉमन ले लिया था, तो -3 और बाहर से x। तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर x/-3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस, जब एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों ये बनेगा यहाँ पे प्लस है तो माइनस में बनेगी पहले टर्म, और उसके बाद सो ऑन x पे। और जब इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस -2d प्लस d² और यहाँ पर x। तो ये हो गया 1/2 e की पावर x/-3। तो 1 पे x को मल्टीप्लाई करा x, -2 टाइम इसका मतलब d मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 हो गया, तो ये बचेगा 2/-3, और जब d² करेंगे तो वो 0। ऐसे ही इसी में होगा x माइनस माइनस, ये माइनस माइनस तो 2/3, और ये तो ये आएगा 1/2 x टाइम e की पावर x/-3, माइनस माइनस प्लस, ये वाला भारी रहने देते हैं, e की पावर x/-3 टाइम x प्लस 2/3 प्लस e की पावर -x/3 x माइनस 2/3। तो ये इसका पी आई है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप x वाली टर्म एक साथ और वो वाली टर्म एक साथ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।